हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर जो कि है क्लास 10 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले पहले हम जान लें कि लाइट क्या होता है, एक्चुअल में लाइट क्या होता है उसके बारे में। बेटा मैंने पहले बोल आपको नोट्स तो भेज दिया जाएगा, तो यहाँ मैं सिंपली थ्योरेटिकली यही है, तो मैं आपको ऐसे थ्योरी अगर कहानी की तरह समझाऊंगा। ठीक है, ठीक। तो देखिए लाइट क्या होता है एक्चुअल में। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो, फोन के थ्रू तो देख रहे हो, तो फोन की जो स्क्रीन है वो ऐसा लाइट सोर्स की तरह काम कर रही है, जिसकी वजह से आपके आंख में क्या हो रहा है, सेंसेशन ऑफ साइट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं इस बोर्ड को देख रहा हूं तो कहीं से सोर्स से लाइट आई, इससे टकराई, कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, और वो जो रिफ्लेक्ट है वो मेरी आई क्या करेगी, परसीव करेगी, और उस परसीवनेस के कारण क्या होगा कि मेरे ब्रेन, जो मेरा दिमाग होगा, वो उस सिग्नल को क्या करेगा, हमें दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ब्रेन उस सिग्नल को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा कि हमने क्या देखा उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे यहां से लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में गई, आंख में रेटिना पड़ी, रेटिना के बाद क्या हुआ, दिमाग में सिग्नल को, जो सिग्नल इस रिफ्लेक्शन के कारण हमारे आंख में आया, उस सिग्नल को क्या करेगा, इमेज के फॉर्म में बनाने की कोशिश करता है, और इस वजह से हम लोग इन सब चीजों को देख पाते हैं। मेरा जो आपके सिलेबस में है लाइट की चीजें, वो सारी की सारी एक कैटेगरी में लाइट करती है, जिसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या, रे ऑप्टिक्स। और इसमें हम लाइट की वेव नेचर की स्टडी नहीं करते हैं, यहां हम स्टडी करते हैं सिंपली उसके स्ट्रेट लाइन पाथ की, रेक्टिलिनियर मोशन की स्टडी करते हैं। तो आपके सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि वेव इज प्रोपोगेट लाइक अ रेक्टिलिनियर वेव। ठीक है, एज अ रेक्टिलिनियर मोशन की तरह इसका बिहेवियर होगा, मीन्स स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन। बट हमें मालूम है कि जो लाइट हो रही है वो क्या वेव है, तो क्या करेगी, ऐसे सब जैसा साउंड वेव होती है वैसे ही क्या होती है, लाइट वेव होती है। तो लाइट वेव कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है पीरियोडिक फॉर्म में। ठीक है, तो अभी हम लोगों को रे ऑप्टिक्स के बारे में जानना, मीन्स हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, रे ऑप्टिक्स। और रे का मतलब क्या होता है, लाइट रे। और रे को हम किससे दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। तो यहाँ जितनी भी लाइट होगी सबको हम स्ट्रेट लाइन से दिखाने की कोशिश कर दिखाएंगे ही, स्ट्रेट लाइन से, वेव फॉर्म में नहीं दिखाएंगे। हम लाइट को इस पूरे सिलेबस में हम इस तरीके से नहीं दिखाएंगे लाइट को, हम इस तरीके से दिखाएंगे लाइट को। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक, तो रे ऑप्टिक्स में जो लाइट होती है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है। ठीक, तो चलिए, तो लाइट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक, जो क्या करती है, सेंसेशन ऑफ साइट करती है, हमें कोई भी चीज को देखने में मदद करती है, तो क्या कहेंगे, सेंसेशन ऑफ साइट, दिखाने में हेल्प करती है। ठीक, पर एक्चुअल में क्या होता है, तो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये। ठीक है, क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इन्हें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए रहता है। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी इजिली क्या कर जाते हैं, ट्रेवल कर जाते हैं। ठीक, तो क्या होती है, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जो कि हमें देखने में हेल्प करती है, सेंसेशन ऑफ साइट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक, इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब आप 11-12 तक पहुंच जाएंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, और जिस डायरेक्शन मोशन करेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो इसकी बात हम यही करते हैं। ठीक, और ये आपको मालूम है कि जो लाइट होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मीडियम कैसी भी हो, या किसी भी मीडियम में क्या कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है ओवरऑल। ठीक, तो ये था आपका लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है, ये एक सोर्स, और ये जनरेट कहां होती है, किसी सोर्स से जनरेट होगी। लाइट हमेशा किससे जनरेट होगी, ओरिजिनेट फ्रॉम सोर्स, किसी सोर्स से जनरेट होगी, और फिर क्या करेगी, ये बॉडीज पे गिरती है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमेना शो करती है। तो हमारे सिलेबस में क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन,
ये दो चीजें हैं, ठीक है। इन दो की ही स्टडी हमें करनी है ओवरऑल, ठीक। तो ये तो होगी लाइट की बात, ठीक है सर, लाइट की बात हो गई। अब लाइट की बात हो गई तो अब हम उसको क्या करेंगे कि नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं कि नेचर ऑफ लाइट कैसी होती है, ठीक। तो हम बात करते हैं बेटा क्या, नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो मैंने बेटा पहले ही बता दिया आपको कि नेचर ऑफ लाइट की अगर बात करें तो रे की तरह भी होती है, वेव की तरह भी होती है और पार्टिकल की तरह भी होती है। और ये तीनों चीजें आपको एक साथ कम मालूम पड़ेंगी जब हम डुअल नेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डुअल नेचर की बात करेंगे, ठीक। तो डुअल नेचर डी ब्रॉगली ने दिया था तो वहां तक नहीं जाएंगे, बट यहां पर थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूं कि लाइट बिहेव एज आइदर किसी भी तरीके से बिहेव कर सकती है। हमारी स्टडी के लिए जो सबसे जनरल है हमारे लिए क्या है, लाइट बिहेव एज रे, ठीक। हो सकते हैं कि रे में किसमें हम स्टडी करेंगे इनको, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। जब रेस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जब स्टडी करते हैं हम लोग तो उस समय हम किसकी बात करेंगे, सिंपली रे की बात करते हैं, रे ऑप्टिक्स की, ठीक। तो अगर मैं इसको बोलूं वेव नेचर, अगर लाइट वेव नेचर की होगी तो क्या होगा, तब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस। तब बात करते हैं किसकी, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ठीक। इससे ठीक है, रे स्ट्रेट लाइन की तरह भी हम बिहेव करवा रहे हैं, रे लाइट जो थी स्ट्रेट लाइन की तरह भी हम बिहेव करा सकते हैं, वेव की तरह भी बिहेव करा रहे हैं। और साथ ही साथ एक और है पार्टिकल नेचर, इसकी तरह भी इसको बिहेव कराते हैं। दैट इज जब हम फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, जो आप 11th में पढ़ लोगे केमिस्ट्री में, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आइडिया मिल रहा है आपको, आपको यह आइडिया मिल रहा है कि जो लाइट होती है हमारे लिए क्लास 10 में केवल ये है, ठीक। क्लास 10 में हमें क्या पढ़ना है, रेस के बारे में सिंपली पढ़ना है कि लाइट बिहेव एज अ रे और इट मूव्स इन इट प्रोपगेट एज अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ठीक। इट मूव्स इन अ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। रेक्टिलिनियर का मतलब वन डायमेंशनल मोशन मींस स्ट्रेट चलेगा। तो लाइट के पास क्या होगी, स्ट्रेट होगी, ये पढ़ेंगे, ठीक। जब वेव की बात करेंगे बेटा तो वो तब जब वेव की बात होगी तो हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की बात करते हैं, जो कि हम पढ़ते किसमें है, 12th क्लास में, ठीक। और जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये दो जगह पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है 11th में और फिजिक्स में पढ़ा जाता है 12th में, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक। बट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लाइट इसकी तरह बिहेव करते हैं। बेटा ये रे ऑप्टिक्स है, ठीक। हम मान के चलते हैं कि रे स्ट्रेट लाइन की तरह, तो इजी होता है हम लोगों को किसी चीज को एक्सप्लेन करना, लेंसेज के बारे में, मिरर के बारे में, इन सब के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो इजी पड़ता है रे से। एक्चुअल में जो लाइट बिहेव करती है या तो वेव की तरह बिहेव करेगी या तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, ठीक। अगर पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी तो अलग केस होता है और वेव की तरह बिहेव करती तो अलग केस होता है। पार्टिकल नेचर, अगर पार्टिकल नेचर से मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव कर सकता हूं तो वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव नहीं कर सकता। पार्टिकल नेचर से मैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को प्रूव नहीं कर सकता। मींस कभी वेव की तरह बिहेव करेगी लाइट, कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो लाइट होती है एक्चुअल में लाइट बिहेव्स एज वेव as well as particle nature,
वेव की तरह भी बिहेव करेगी, पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगी। तो इट हैज डुअल नेचर, इसके पास दो नेचर होते हैं, ये वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बेसिस पे, ज्योमेट्रिकल मेथड के बेसिस पे। ज्योमेट्री में क्या होता है, लाइंस पे ही खेलना रहता है, ठीक। तो लाइंस के बेसिस पे, या रे का मतलब क्या हुआ कि सोर्स तो है बट कहां खत्म हो रही ये नहीं मालूम, तो एरो बना देते हैं, ठीक। तो हमें इस बेसिस पे क्या करना है, इसे पढ़ना है, ठीक। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो रेस के बारे में पढ़ेंगे, वेव और पार्टिकल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, खत्म बात, ठीक। ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है बेटा। आपने भी कहा, हाँ हमने भी कहा कि बेटा थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपके लेवल पे मुझे देखना पड़ता है कि क्या पढ़ाना, क्योंकि पूरा थ्योरी, कोई मैथ है ही नहीं। अच्छा मैथ नहीं आते तो मजा नहीं आती फिजिक्स में बिना मैथ से, ठीक। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि बेटा जब पार्टिकल व्हेन लाइट enters from one medium to another, then what will happen? क्वेश्चन ये बनता है पहला, ठीक। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो बेटा क्या क्या कैसे हो सकता है, पहला देखिए ये एक मीडियम है, ठीक है। अब ये इस मीडियम पे डिपेंड करेगा कि केसेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या क्या केसेस होते हैं, पहला केस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो सकता है, मीन्स rays bounce off after striking the medium। जैसे ही रेज जो है मीडियम से स्ट्राइक की, उसकी रेज बाउंस ऑफ हो गई, मीन्स बाउंस बैक हो गई। बाउंस बैक अच्छा वर्ड है, बाउंस बैक, उछल के वापस चली गई, ऐसे आई और जैसे ही टकराई वापस क्या हो गई, ऐसे चली गई, ठीक। एक केस ही हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, एब्जॉर्ब, मीन्स एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ, ऐसा मीडियम हो जिसकी वजह से क्या हो, ना लाइट रिफ्लेक्ट करे ना उससे गुजर सके पूरी की पूरी, मीन्स ना रिफ्लेक्शन हो ना रिफ्रैक्शन हो। तो ऐसे चीज में क्या होगा, सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अगर सारी लाइट एब्जॉर्ब कर दी तो हमारे आंखों में कुछ आया नहीं रिफ्लेक्ट होके, जब हमारी आंखों में कुछ आया ही नहीं रिफ्लेक्ट होके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी कौन सी बॉडीज होती है जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको कहते हैं ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं उन्हें, ब्लैक बॉडी। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अदर मीडियम, जैसे आप वाटर समझ लीजिए, ठीक। वाटर क्या करती हैं, चलिए पहले तीसरा केस भी कर लेते हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा, रिफ्रैक्शन। क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन। अब बेटा रिफ्रैक्शन में क्या होता है,
रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट रे किसी एक मीडियम से, वो जैसे इस मीडियम पे आई वो क्या कर गई, पास कर गई, इस पूरे मीडियम को पास करते हुए वापस निकल आई। तो ऐसी रेस क्या होंगी, रिफ्रैक्शन। उस फिनोमेना को बोलेंगे रिफ्रैक्शन। सारी की सारी वेव ऑब्जॉर्व कर ली गई, पास हुई नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन। मेरा स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक, एब्जॉर्ब कर ली गई, यहां पर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक, सारी की सारी रेस बाउंस बैक हो गई। अब जैसे वाटर है, अब यहां पे क्या हो बेटा, लाइट आई किसी एंगल θ1 पे, ठीक, तो क्या होगा, पानी के अंदर लाइट चली जाएगी आराम से, मगर कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा, ठीक, और कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। बट कुछ पार्ट क्या ही है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है, एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ एनर्जी, ठीक है। तो पानी जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है, यही तो काम होता है कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और कुछ लाइटें रिफ्रैक्ट कर गई, कुछ लाइटें जो थी वो रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस मीडियम को देखा जाए, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आए, तो वहां रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक। बट हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन। अभी क्या पढ़ना है, हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलो बेटा, तो बेटा देखो, इसे कहते हैं इंसिडेंट लाइट। जो मीडियम में गिरी, जो लाइट मीडियम से गिरी उसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट। जो मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई, उसी मीडियम में वापस जो चली गई रेस, जो वापस चली गई उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेस। क्या बोलते हैं उसे, रिफ्लेक्टेड रेस। बार बार नहीं बताऊंगा इसलिए बता रहा हूं। और जो मीडियम के अंदर चली गई उनको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेस। क्या होंगी वो, रिफ्रैक्टेड रेस, ठीक। तो बेटा ये था आपका रिफ्लेक्शन और इन सब के बारे में। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में। लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पहली बात कि वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, दूसरी बात वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तीसरी बात उनकी स्पीड जो होती है वैक्यूम में वो मैक्सिमम होती है, जिसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या कभी मीडियम में अगर एंटर करेगी तो क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी, उसी की तो बात करेंगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, ठीक। अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में क्या कह सकते हैं, पहला कि जो लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या हुआ, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, ठीक। इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि बेटा जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होगी। देखिए मैंने बोला था कि लाइट की वेव नेचर होती है, अगर वेव नेचर होगी तो वेवलेंथ होगी, और अगर वेव नेचर है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक। जैसे जैसे मीडियम में लाइट आती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये आप दिमाग में बात जिंदगी भर याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑल्सो रिमेन्स ऑलवेज, ऑल्सो नहीं ऑलवेज remains constant when light rays travels from one medium to another medium, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जैसे जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो सिंपल सी बात है कि सी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, लैम्डा के। और हमें मालूम है कि जैसे ही मीडियम में लाइट जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ चेंज कर जाएगी। वेवलेंथ चेंज क्यों करेगी, ये बात हम रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे कि जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बेसिस पे बोला जाता है,
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम के स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक। तो वहां से स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से वेवलेंथ भी चेंज होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक। तो बेटा जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम की तो नहीं मालूम हमें, क्योंकि उसकी बात हम रिफ्रैक्शन में करेंगे। तो वैक्यूम में तो सब बता सकते, तो ठीक है बेटा, वैक्यूम में जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है आपकी लाइट की कैरेक्टरिस्टिक, क्लियर। 10 किधर गया? अच्छा ये रहा यार, चलो बेटा अगली बात है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अदर मीडिया या इन अदर मीडियम। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तभी हो सकती है पॉसिबल जब जो सरफेस ऑफ मीडियम की, जो मीडियम की जो सरफेस है ये बाउंड्री सरफेस जिसे बोलते हैं, ठीक, वो क्या हो, पॉलिश हो। जितनी अच्छी पॉलिश या स्मूथ होगी उतना ही अच्छा वो क्या होगा, एज अ रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक। जैसे यहां पे अगर मैं नॉर्मल खींचूं, अभी मैं लॉज ऑफ मोशन बताऊंगा नॉर्मल क्या होता है। जैसे कि ये बहुत स्मूथ है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से अगर लाइट जाएगी तो क्या होगा, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी स्मूथनेस के कारण। क्योंकि स्मूथ हो गया इसका मतलब यहां जो पार्टिकल्स होते हैं वो इर्रेगुलर नहीं है, रेगुलर फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं। वैसे तो क्या होता है, सरफेस खुरदुरी होती है, उसे कितना भी स्मूथ कर लो मगर उसमें कुछ ना कुछ इर्रेगुलरिटीज होती जरूर है। अगर इर्रेगुलरिटीज ना होती तो सरफेस पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कोई भी चीज आके चिपक जाती है, डस्ट पार्टिकल, वो क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। वो सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे कुछ इर्रेगुलरिटीज हैं, यहां पे कुछ इर्रेगुलरिटीज है, कितना भी इसको स्मूथ कर लिया जाए, ठीक। अब बेटा इर्रेगुलरिटीज तो रहेंगी, तो हम क्या करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम इर्रेगुलरिटीज रहे, जिसकी वजह से हमारी सरफेस क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। और जितनी सरफेस स्मूथ रहेगी उतना ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है वो सरफेस, उतनी अच्छी रिफ्लेक्शन होगी। बट मैंने कहा कि पॉसिबल नहीं है कि एकदम आइडियल स्मूथ कर ली जाए। तो जब आइडियल स्मूथ नहीं हो सकती तो कुछ पार्ट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, मगर मैक्सिमम पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ऐसे सरफेसेस क्या होती हैं, शाइनिंग सरफेसेस, पॉलिश सरफेसेस, स्मूथ सरफेसेस, वो सब क्या करती हैं, मैक्सिमम लाइट को बाउंस बैक कर देती है उसी मीडियम में जिस मीडियम में आई थी, बट कुछ तो एब्जॉर्ब करेगी ही करेगी। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं आपको, ठीक। तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जितनी ज्यादा पॉलिश होगी सरफेसेस उतनी ज्यादा क्या होगी, रिफ्लेक्टर का काम करेगी। अब रिफ्लेक्टर का काम करेगी, ठीक है सर, तो कुछ एब्जॉर्ब करेगी, तो उस एब्जॉर्ब को हम निगलेक्ट करके भी चल सकते हैं। अगर मैं आइडियल कंडीशन की बात करूं, ठीक है, आइडियल कंडीशन की बात करूं कि इतनी स्मूथ है कि जितनी लाइट है सब सब रिफ्लेक्ट करती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होती है, एक ग्लास होता है और पीछे क्या होता है, सिल्वर की क्या करती है, कोटिंग की जाती है, या सिल्वर ब्रोमाइड की क्या करती है, कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। या सिल्वर नाइट्रेट की AgNO3 की क्या कर दी है, कोटिंग कर दी है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक साइड पॉलिश रहती है और एक साइड क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। तो उस पॉलिश के कारण क्या हुआ, एक ग्लास प्लेन मिरर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मगर अगर उस पॉलिश को हटा दिया तो वो एज अ ग्लास ही रह गया, वो मिरर नहीं बना। मिरर के लिए एक साइड पॉलिश होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो मेटल है इसकी वजह से ये रिफ्लेक्टर का काम करेगा। अगर यहां मेटल ना होता तो रिफ्लेक्टर का काम नहीं किया जा सकता था, ठीक है। जो पॉलिश होती है वो सिल्वर की कोटिंग की जाती है यहां पर, ठीक है। और सिल्वर मेटल है और मेटल बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं, इसके कारण जो है रिफ्लेक्शन होता है,
ठीक है, ग्लास पे पड़ के कभी रिफ्लेक्शन नहीं होता, सिल्वर मेटल पे पड़ के इसकी जो कोटिंग है उसमें पड़ के रिफ्लेक्शन होता है। तो बेटा अगर मैं लाइट को ऐसे भेजूंगा तो ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम लाइट को वापस बाउंड बैक कर देगा, मगर कुछ को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा जरूर। ठीक है, तो ये होता है हमारा एग्जाम्पल, मैंने एक दे दिया प्लेन मिरर का। ठीक है, ये जो मैं समझा रहा था उसमें प्लेन मिरर का एग्जाम्पल दे दिया कि बहुत स्मूथ सरफेस है, मगर कुछ ना कुछ तो इरेगुलरिटीज है, इसकी वजह से क्या होगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, बट मैक्सिमम जो लाइट है उसे क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे वो होते हैं गुड रिफ्लेक्टर। क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर। और आइडियल कंडीशन में सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आइडियल कंडीशन। और जो कि पॉसिबल नहीं है, जैसे आइडियल स्टूडेंट नहीं होता, आइडियल टीचर नहीं होता, ऐसे आइडियल कंडीशन भी नहीं होती। तो हम क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मगर हम मान के चलते हैं थ्योरी में कि सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं आप इसको, a medium which is polished well and have minimum irregularities on the surface, then the reflection is considered to be regular. Then the reflection is considered to be regular reflection. मैं इसको कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट करता रहेगा, जब तक इस पर लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा। ठीक, तो जब जितनी कम रेगुलरिटी रहेगी तो उतना रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और जितनी इरेगुलरिटी ज्यादा होगी उतना ही रिफ्लेक्शन में भी क्या होगी, इरेगुलरिटीज आएगी। ठीक है, तो यहां से आप ये सब चीजें बोल सकते हैं। आई होप ये सब चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और मैंने ये सब चीजें बता रखी हैं आपको कि जो सरफेसेस होती हैं वो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ तो एब्जॉर्ब करेंगे, पर आइडियल केस में हम कहते हैं कि नहीं एब्जॉर्ब करेंगे। जो अच्छे गुड रिफ्लेक्टर होता है मेटल वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। ठीक, जैसे एजी हुआ सिल्वर, पर इम्पॉसिबल टास्क पहली वजह तो। अब जब बेटा बात रिफ्लेक्शन की हुई है तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल दो चीजें बोलता है। पहली चीज क्या बोलता है, पहले मैं बता दे रहा हूं। इंसिडेंट लाइट, क्या, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल, ऑल लाइट ऑन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करेंगे। इन सब चीजों को मैं भी आपको फील करा दे रहा हूं। ठीक, और दूसरी चीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब इन सब चीजों को मैं फील कराता हूं कैसे, पहले एक बार मैं देख लूं वीडियो चल रही है। हाँ चल रही है। ठीक है बेटा, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो मीडियम थी, ठीक है, ये एयर है और ये कुछ गुड रिफ्लेक्टर है, जिसकी वजह से क्या होगा, गुड रिफ्लेक्टर का समझिए प्लेन मिरर हो सकती है, मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो गुड रिफ्लेक्टर की बात कर रहा हूं, तो सारी की सारी इसको लगभग क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो बेटा देखिए यहां से जो लाइट गई इसको मैं बोलता हूं, पहले बताया हूं, इसको कहते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज।
और इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। बेटा देखिए, और ये जो परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल जो होता है, ये सरफेस, जिस सरफेस पे लाइट गिरी उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक। तो देखो बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब के सब क्या इस बोर्ड के प्लेन पे लाई कर रही है, इस बोर्ड के सरफेस पे लाई कर रही है, कर रही है। यही तो चीजें यहां लिखी गई हैं। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल ऑल लाइट ऑन द सेम प्लेन। इसी प्लेन पे ये तीनों चीजें लाई करेंगी, एक प्लेन पे, एक कॉमन प्लेन पे ये तीनों चीजें लाई करेंगी, ये चीजें हैं। ठीक। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा नॉर्मल से कंसीडर किया जाएगा। याद रखिएगा, नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मीन एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक। तो ये है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फील करने वाली बात बेटा ये है कि जैसे इस बॉडी का ये जो बोर्ड है, इसका प्लेन क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, तो इसी पे तो ये तीनों चीजें लाई कर रही हैं। नॉर्मल भी इसी पे ही है, इंसिडेंट भी इसी पे और रिफ्लेक्टेड भी इसी पे है। ठीक है, वही चीजें यहां बोली गई, ये तीनों की तीनों एक प्लेन पे लाई करेंगी। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी लिख लीजिए। एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, इसी प्लेन पे ये चारों चीजें लाई करेंगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको दिखा भी दिया हूं, समझा भी दिया हूं। ठीक है, चलिए मैंने चौक लेना थोड़ा सा, फिर आगे की बात करते हैं। बेटा यहां पे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो अभी हम लोग बात करेंगे, तो जो लाइट है वो कैसे प्रोपोगेट करती है? रेक्टिलिनियर मोशन में प्रोपोगेट करती है। ठीक है, तो ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ये तो बस बोल दे रहा हूं। ठीक है, ये मैं सिंपली बोल दे रहा हूं कि जो लाइट है वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन करती है, ये लिख दे रहा हूं। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन करती है। क्या? लाइट travels in rectilinear motion or propagate rectilinearly or propagate rectilinearly। बट ये रे ऑप्टिक्स तक की भी सीमित है। ठीक है, ये कंडीशन रे ऑप्टिक्स तक के लिए ही है, उसके बाद की नहीं है। उसके बाद तो वेव है जो है रेक्टिलिनियर, बस रे ऑप्टिक्स तक है। जब तो ज्योमेट्रिक पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स जिसे बोला जाता है, रे ऑप्टिक्स से ज्योमेट्री में ही हम लाइन की बात करते हैं। एक्चुअल में लाइन रेक्टिलिनियर मोशन नहीं करती है, वेव मोशन करती है। ठीक है, बट हमें अभी आपके लिए क्या है कि हम ज्योमेट्री ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया था कि आप रे ऑप्टिक्स ही पढ़ोगे सिंपली, तो यहां पे आप ये मान के चलोगे कि लाइट स्ट्रेट चलती है। ठीक है, कहां गया? ठीक, अब आगे क्या टॉपिक है बेटा, ये मैं भूल गया हूं। देख लेता हूं आगे क्या टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना फर्मेट थ्योरम। बेटा फर्मेट थ्योरम सिंपली क्या कहता है? फर्मेट थ्योरम सिंपली क्या कहता है? ये बात करता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम की। किसकी बात करता है? प्रिंसिपल ऑफ, ये आपको सिलेबस में है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैंने एनसीईआरटी उठाई नहीं, और मैं बता देता। देखो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का मतलब क्या है? लाइट कैन टेक such path which takes least time to reach in between 2 points, in between 2 points।
किसी दो पॉइंट के बीच में क्विकेस्ट जो टाइम होगा, ये एक तो बेटा दो पार्ट है, ए और बी। तो बेटा क्विक टाइम में जल्दी से जल्दी इस ए से बी में पहुंचने वाला जो पाथ होगा वो लाइट लेगी। बेटा यहां शॉर्टेस्ट पाथ की बात नहीं कर रहा हूं, यहां लीस्ट टाइम की बात कर रहा हूं। लीस्ट टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करेगा, नहीं। लीस्ट टाइम का मतलब ये कि वो ऐसा पाथ लेगा जिसमें कम से कम समय लगे। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेस्ट पाथ की बात नहीं की जा रही, शॉर्टेस्ट टाइम की बात की जा रही। शॉर्टेस्ट टाइम नहीं होता, लीस्ट टाइम होता है या क्विक टाइम होता है। क्या होता है? लीस्ट टाइम हो सकती है या क्विक टाइम। तो लाइट कौन सी पाथ फॉलो करेगी कि जल्दी से जल्दी उस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करेगी। शॉर्टेस्ट पाथ को नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम लेगी जिस पाथ में, ठीक है। ए से बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने में जो क्विकेस्ट टाइम होगा, जल्दी से जल्दी जब पहुंचेगी, वही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। लाइट हमेशा वो पाथ को लेगी जिसमें वो जल्दी से जल्दी कम से कम समय में क्या हो, वहां पे पहुंच जाए। लीस्ट टाइम में क्या हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंच जाए। अब ये मत कहना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो होती है, नहीं, कभी नहीं होती। ठीक, कोई स्पेशल केस होगा जिसमें होगी, जनरल नहीं कह सकते। पर्टिकुलर केस आपके दिमाग में जा रहा होगा, पर्टिकुलर केस ही आ रहा होगा, मगर जनरल नहीं हो सकता। ठीक है, जनरल यही है कि बेटा क्विक टाइम में पहुंच जाए। ठीक, क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्विक टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ में अंतर है। यहां क्विक टाइम की बात हो रही है, लीस्ट टाइम की बात हो रही है। और बेटा इसी के बेसिस पे यह बोला गया कि जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे बोला गया था। जब तक हाइगन्स नहीं आए थे तब तक यही चीज थी। हाइगन्स ने आके कहा कि नहीं, लाइट को हम वेव फॉर्म में बताएंगे कि लाइट वेव फॉर्म में होती है। ठीक है, फिर दोनों बीच में भ्रंग के बीच में डीप हो गया। उन्होंने कहा नहीं, दोनों तरह की होती है, पार्टिकल भी होती है और कैसी होती है, वेव नेचर, दोनों तरीके की होती है। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन, ये फर्मी थ्योरम के बेसिस पे ये दो चीजें फुलफिल हुई कि शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा, कम से कम समय में क्या होगा। जब बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही हो, तैर के जाएगी तो जल्दी नहीं पहुंचेगी, स्ट्रेट अगर मूव करेगी तो जल्दी पहुंच जाएगी। तो इस बेसिस पे बोला गया कि लाइट क्या है, कम से कम समय लेगी, तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगी, रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करेगी, मींस रेक्टिलिनियर मोशन करेगी। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हो गया। ये भी प्रूफ वैलिड कर रहा है, ये वैलिड दे रहा है, वैलिडेशन दे रहा है इसकी। ठीक, लाइट की रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की वैलिडिफिकेशन कर रही है। ठीक, बता रहे हैं कि हाँ सही है, जो मैंने प्रिंसिपल दिया उसको ये फॉलो कर रहा है। और इसी के बेसिस पे क्या किया गया, रिफ्लेक्शन भी क्या किया गया, वैलिडिफिकेशन हुआ कि लीस्ट टाइम के ही बेसिस पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन भी वैलिडिफिकेशन हुआ कि हाँ ये ट्रू है। फर्मेट थ्योरम के बेसिस पे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है लाइट, और रिफ्लेक्शन होता है, ये दोनों प्रूव किया गया। ठीक है, तो ये था आपका फर्मेट थ्योरम। और आगे बात करते हैं प्लेन मिरर की। बेटा प्लेन मिरर क्या होता है, कोई फ्लैट सरफेस है, ठीक है, जिसकी एक साइड को हम क्या करते हैं, पॉलिश कर दे, मेटेलिक कोटिंग कर दे एक सरफेस को। ठीक है, तो वो जो सरफेस बनी है, वो ऑब्जेक्ट जो बना, उसको कहते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, तो बेटा प्लेन मिरर की बात की जाए तो क्या होगा, एनी फ्लैट सरफेस, मेरा थ्योरी उसमें फिजिक्स कुछ नहीं है। एनी फ्लैट सरफेस और पॉलिश सरफेस having no irregularities, जो भी पॉसिबल नहीं है, मगर ये जो बात कर रहे हैं आइडियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनी फ्लैट सरफेस और पॉलिश सरफेस having no irregularities, having almost कर दो तो अच्छी है। अब थोड़ा सेंटेंस बनेगा क्या, एनी फ्लैट सरफेस और पॉलिश सरफेस having almost no irregularities
on the surface so that if light falls on it, reflected back, so on the surface, so that if light falls on it, reflected back, on the surface, so that if light falls on it, reflected back, falls on it, reflected back, ये थोड़ा सेंटेंस सही नहीं लगता. Any flat surface or polished surface having almost no irregularities on the surface, ये लाइन हटाओ, ये सही नहीं लग रही मुझे. On the surface and hence light reflects. अब बेटा नो इरेगुलरिटी से लगभग तो क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, एंड हेंस लाइट रिफ्लेक्ट. such objects are called प्लेन मिरर. क्या होंगे, प्लेन मिरर होंगी. ठीक है, ये होगी प्लेन मिरर की बात कि प्लेन मिरर होती क्या है एक्चुअल में बेटा. ठीक है, कि लगभग इरेगुलरिटीज ना मात्र की होती है, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होगी. इरेगुलरिटीज होगी तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लेन मिरर कहलाएगा. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं. ठीक, इस प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं. तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर. बेटा एक बार देखने वीडियो चल रही है. पूरा थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, बैटरी गई इसकी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस, प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लें बेटा. क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस की बात हो रही है जो प्लेन मिरर बनती है. ये प्लेन मिरर में किसी भी मिरर बनते हैं उनकी बात करें तो बेटा तीन तरीके की इमेज बनती है, तीन चीजें होती हैं. एक होती है रियल और वर्चुअल इमेज. कितने क्या कैसे हो सकती हैं, रियल और वर्चुअल, ये एक ग्रुप में लाई करेगा. और क्या हो सकती हैं रियल वर्चुअल के अलावा, इरेक्ट और इन्वर्टेड. और क्या क्या हो सकता है, ये दोनों एक ग्रुप में, इरेक्ट इन्वर्टेड एक ग्रुप में, और मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड. ठीक, ये एक ग्रुप में. या तो बेटा इमेजेस रियल हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है, इरेक्ट हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है, मैग्नीफाइड हो सकती है, डिमिनिश्ड हो सकती है. अब ये डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे हो रही है चीजें, क्या कैसे कैसे चीजें हो रही है, अब इस पर डिपेंड करेगा. तो बेटा अगर मैं रियल इमेजेस की बात करूं तो रियल इमेजेस क्या होंगे, इसकी अगर मैं बात करूं, इमेज फाउंड बाय convergence of all light rays. ठीक, ऐसी इमेज जो सारी की सारी लाइट रेस को कन्वर्ज करके बनाई जाती है. क्या कन्वर्ज करके बनाई जाती है इमेज. अगर मैं ऐसे कोई लेंस ले रहा हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, मैं बताऊंगा बाद में. तो अगर आप इसको लोगे तो क्या करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सारी की सारी लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. तो बेटा अगर लाइट रेस काट रही है, अगर लाइट रेस एक दूसरे को काटते हुए जा रही है तो वो जो कटा हुआ पॉइंट होगा उस पर जो इमेज होगी वो हमेशा रियल बनेगी. क्या होगी, रियल बनेगी. बट वहीं पे अगर मैं कॉन्केव लेंस लूं, इसे कॉन्केव लेंस बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये फैला देता है रेस को. ठीक, फैला देता है. तो बेटा ये तो रेस कहीं कटेगी नहीं,
बट अगर मैं अपेरेंटली इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं, क्या करूं, इसको थोड़ा क्या करूं, एक्सटेंड करूं, तो क्या होगा, ये कहीं जाके काटेंगी, तो हम एक्चुअल में ये कन्वर्ट नहीं कर रही है, हम अपेरेंटली इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं वर्चुअल के लिए कि इमेज फॉर्म बाय apparent convergence of apparent convergence of diverging light, apparent convergence of diverging light, ठीक, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन है। बेटा लाइट फैल रही है, बट ये दोनों तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो जब ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे कि इमेज बन रही है? तो हमने क्या किया, रे ऑप्टिक्स से बेटा ज्योमेट्रिक है, तो ज्योमेट्री में तो एक्सटेंशन हो ही सकता है। जब पॉइंट थ्योरम में आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन में कैसे, तो कि हमने क्या कर दिया, लाइन को बढ़ा दिया, तो हमने भी कंस्ट्रक्शन किया कि इस रेस को क्या किया, इस डायरेक्शन की रेस को मैंने पीछे लेके गया और इस रेस की भी डायरेक्शन को पीछे लेके गया, तो ये पीछे यहां कहीं कट कर रहा होगा। तो बेटा ये एक्चुअल में कट नहीं कर रहा है, ये अपेरेंटली कट कर रहा है, अपेरेंटली कट कर रहा है, बट यहां अपेरेंटली यहां रियल कट हो रहा था, रेस का रियल कट हो रहा था, दोनों एक दूसरे पे जाकर मिल रही थी, हाय हेलो हाउ आर यू कर रही थी यहाँ पर, इस वजह से ये रियल है। बट यहाँ हाउ हेलो हाउ आर यू नहीं कर रही है, हम जबरदस्ती करा रहे हैं, कैसे, मैथमेटिकल अप्रोच से पीछे ले जाके, तो इसको कहते हैं अपेरेंट। एक्चुअल में लाइट जा रही, फैल रही है, लाइट फैल रही है, बट हम कन्वर्ट कराएंगे तभी तो इमेज बनेगी। तो कन्वर्जन के लिए क्या किया, इसको पीछे एक्सटेंड किया, तो ये क्या है, ये पार्ट एक्चुअल में इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, हम मान रहे हैं, है वो नहीं रहा है, मान रहे हैं। तो जब इसको पीछे लेके आएंगे तो क्या होगा, यहां पे कहीं कट करेगी, तो ऐसी इमेजेस को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और जहां पे रेस कट करके इमेज बनती है वो होती है रियल, जहां पे रेस बिना कटे अगर बना रही है इमेजेस, ऐसे एक्सटेंशन करके अपेरेंटली, तो ऐसी इमेजेस को बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। ठीक, अब बात आती है इरेक्ट की। बेटा इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, इरेक्ट वर्टिकल, इन्वर्टेड का मतलब क्या, इन्वर्टेड का मतलब क्या हो बेटा, अपसाइड डाउन इमेज। अपसाइड डाउन इमेज को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। मीन्स ऑब्जेक्ट ये था, पर जब कोई मिरर या लेंस लगाया गया तो इमेज कुछ यूं हो गया, मीन्स जो हेड था अब उसका हेड डाउन हो गया, जो उसकी फुट थी वो ऊपर हो गई, तो अपसाइड डाउन होगी ना, अप वाली क्या होगी, डाउन होगी, डाउन वाली अप होगी, तो अपसाइड डाउन इमेज जो बनती है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। जो उल्टी इमेज बना वो इन्वर्टेड इमेज। तो इरेक्ट क्या होगी, सेम, क्या हो, सेम चीज बना दे, जहां ऑब्जेक्ट का हेड है वही ऑब्जेक्ट का हेड रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट का फुट है वही ऑब्जेक्ट का फुट रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है बेटा मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड की। ठीक है, किसकी बात आती है, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड की बात आती है। ठीक, तो मैग्नीफाइड क्या होता है बेटा, कि जो इमेज है वो क्या हो, ऑब्जेक्ट की जो साइज है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो ग्रेटर देन हो किससे, जो इमेज साइज हो बेटा वो ग्रेटर देन क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मैग्नीफाइड। बट जो इमेज साइज हो, जो इमेज साइज हो वेरी मच स्मॉलर देन, वेरी मच स्मॉलर देन क्या हो बेटा, वेरी मच स्मॉलर देन क्या हो बेटा, ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे साइजेस को क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है बट इमेज क्या हो, छोटी बन रही है, तो उसको डिमिनिश्ड बोलेंगे। बट ऑब्जेक्ट की साइज इतनी है और इमेज की जो इमेज बनी उसकी साइज खूब बड़ी हो गई, तो उसको कहेंगे कि मैग्नीफाई हो गई। ऑब्जेक्ट इतना था मगर दिख हमें इतना बड़ा रहा है। बट अगर ये होता है कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और दिख हमें इतना छोटा सा रहा है, तो क्या करेंगे, डिमिनिश हो गई, छोटी हो गई इमेज। ठीक है, तो ये तरीके हैं। ठीक, अगर बेटा जो अपसाइड डाउन इमेज नहीं होगी तो वो इरेक्ट कहलाएगी, बट अगर उल्टी हो गई, ए बी जो है उल्टी इमेज जो जिसे हम बोलते हैं वो इन्वर्टेड हो गई। मींस ए बी है, यहां इमेज ऐसे बन गई, उल्टी बन गई, अपसाइड डाउन,
तो वो इन्वर्टेड इमेज है। अगर अपसाइड डाउन नहीं हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज बोलेंगे। क्लियर? तो ये 6 तरीके थे इसके, ठीक है। अब बेटा लास्ट टॉपिक है और उसके बाद आपका लेक्चर खत्म, ठीक। और वो क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, कि इमेज जो बनी वो कैसी बनी, प्लेन मिरर में कैसे बनती है इमेज, उसकी बात कर लेते हैं जल्दी से और खत्म करते हैं। थोड़ा देखने वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है, चल रही है तो देखिए। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। बेटा ये कैसा है, बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, स्मूथ प्लेन मिरर है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे जो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी, तो हमने क्या किया, अगर यहां लाइट जाएगी तो क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है, 0 है। यहां से क्या किया मैंने, एक रेज ऐसे की तो वो रिफ्लेक्ट होकर कैसे आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल ये बनाएगा। सिमिलरली एक ओरिजिन से गई और वापस कैसे आई, ऐसे आई, ठीक। तो अब बेटा इसी के बेसिस पे यहां पे कुछ इमेज बनेगी। अब वो कैसे बनेगी, कि रेस को थोड़ा मैं टिल्ट कर लूं बेटा, ठीक है, उसके बेसिस बनाऊंगा। तो बेटा ये ऐसे रिफ्लेक्ट की, ठीक, और एक इमेज ऐसे निकली और एक ऐसे रिफ्लेक्ट की। तो बेटा देखिए यहां पे मैंने क्या लगाया, अपनी आंखें लगा दी, ठीक। आंखें लगाए तो बेटा क्या हुआ, प्लेन मिरर है ये, तो मिरर के पीछे तो कुछ होता नहीं है, प्लेन मिरर है। तो हमें क्या लगा कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो क्या है हमारी आंखों पे, वो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे आ रहा है, एक्चुअल में ये ऐसे आ रहा है, क्या आ रहा है, पीछे की साइड लेके गए और ये यहां जाके क्या हुआ, मिला। तो ये अपरेंटली कन्वर्ज की गई है, ये क्या हुई है, डाइवर्स फैल गई है, बट ये क्या अपरेंटली कन्वर्ज की जा रही है, ठीक। अपरेंटली कन्वर्ज की, तो हमें क्या लगा कि जो इमेज बनी वो शीशे के पीछे बनी। तो जब हम शीशे में खड़े होते हैं क्या होती है, इमेज शीशे के पीछे बनती है, वो इस कारण बनती है। तो बेटा नेचर क्या हुआ, नेचर क्या हुआ इमेज का, नेचर ऑफ इमेज क्या हुई, पहली बात ये वर्चुअल है कि इरेक्ट है, वर्चुअल मतलब कि अपरेंटली कन्वर्ज हो, कहीं रेस कट रही है, कहीं रेस तो कट नहीं रही है, बट हम इसे पीछे लेके जा रहे हैं, अपरेंटली देख रहे हैं, तो अपरेंटली कट हो रही है। तो ऐसी इमेज क्या बोलते हैं कि जो प्लेन मिरर होती है वो क्या बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है, क्या बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है, ठीक है। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है बेटा, साइज ऑफ इमेज के, ठीक है। इसका मतलब ना ही डिमिनिश्ड हुई ना ही मैग्नीफाइड हुई, जैसा अगर ये 10 मीटर का था तो ये भी 10 मीटर का होगा। और बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर की डिस्टेंस, ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ये लेंथ अगर मैं d1 बोलूं, ये लेंथ d2 बोलूं, तो d1 और d2 क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक। तो ये होती है फॉर्मेशन। और दूसरी चीज, अगर ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो जो हमारी जो इमेज होगी ये उसकी डबल वेलोसिटी से मूव करेगी, बस इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। इतना आप ध्यान रखना कि अगर ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये 2v वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक। ये इतना ध्यान रखना, ये मैं जब 11th या 12th में जब जाते हैं रे ऑप्टिक्स में तब पढ़ाया जाता है इसके बारे में, ठीक है। पर मैं बता रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो इमेज दुगनी वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है, उसके जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।